को तलाशने के क्रम में कोच सिद्धार्थ ने अपनी लोअर के जेब में हाथ डालकर अपना फोन निकाला। अरे, मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है, कोच सिद्धार्थ चौंकता हुआ बोला। कोच की इस प्रतिक्रिया पर बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपना अपना फोन चेक किया, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि समंदर के बीचों बीच उनके फोन में भी सिग्नल नहीं थे। सर, अभी हम में से किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं है, उनमें से एक लड़के सूरज ने कहा। कैसे हम नेवी और पुलिस से कांटेक्ट करें कि अर्जुन शिप से अचानक लापता हो गया है? थोड़ा टेंशन में आकर कोच सिद्धार्थ ने कहा। यहां तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, अब पता नहीं क्या होगा, एक लड़के ने परेशान होते हुए कहा। हां, मतलब अर्जुन ऐसे लापता कैसे हो सकता है? कोच सिद्धार्थ कहता है। सर, वो लापता नहीं हुआ है, मैंने मेरे भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन का कजन ब्रदर बिट्टू फिर से रोते हुए कोच से बोला। अगर ऐसा है तो हमें यह सूचना पुलिस या नेवी में से किसी एक को तो देनी ही होगी ना, कोच ने कहा। सर, मेरी मानिए तो हमें अभी पहले चेन्नई पहुंचना चाहिए, फिर वहां जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। यह हमारे लिए बेहतर होगा, विकी ने सभी लोगों को समझाते हुए कहा। हां, विकी ठीक कहता है, जब जिसे जाना था वो चला गया, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे कुछ करने से वो वापस तो नहीं आएगा ना। बिट्टू की बातों से जाहिर हो चुका है कि अर्जुन मर चुका है, इसलिए इस पर हमारा चेन्नई पहुंचकर ही एक्शन लेना बेहतर होगा, मोंटी ने विक्की की बातों में हामी भरते हुए कहा। हम अभी से ऐसा नहीं मान सकते कि वाकई में अर्जुन मर चुका है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, एक धीमी कपकपाती आवाज में काम्या बोली। काम्या की आवाज में अभी काफी दर्द झलक रहा है। मौत हो गई है, लेकिन अभी भी वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अंदर ही अंदर यह एहसास हो गया है कि जाने अनजाने में ही सही उसने अर्जुन को काफी तकलीफ पहुंचाई है। अगर यह सच है कि अर्जुन वाकई में मर चुका है, तो मैं अब जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुमने तो मुझे माफी मांगने का भी वक्त नहीं दिया अर्जुन, काम्या मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहती है, और चंद ही सेकंड के अंदर उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। जब विकी देखता है कि काम्या रो रही है, तो वो समझ जाता है कि काम्या अर्जुन के लिए ही रो रही है। काम्या की आंखें भर आई है, वो अभी खुद को मुजरिम की तरह देख रही है। वो अभी किसी से कुछ भी बात करने की हालत में नहीं है, इसलिए वो उन सभी लोगों के बीच से हटकर अभी शिप के अंदर एक रूम में चली जाती है। विकी देखता है कि काम्या वहां से जा चुकी है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और काम्या के पीछे पीछे उसके पास चला जाता है। क्या बात है काम्या, तुम अचानक अंदर क्यों आ गई? विकी ने काम्या से सवाल किया। काम्या अभी खुद की धुन में खोई हुई है, क्योंकि उसे आज अर्जुन के जाने के बाद काफी गहरा धक्का लगा है, इसलिए वो अभी विकी की बातों का भी कोई जवाब नहीं दे रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? विकी ने कहा और काम्या के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया। अरे काम्या, तुम तो रो रही हो, विकी ने काम्या से सवाल किया। अब इन आंसुओं के सिवा मेरा और कोई नहीं है विकी, इसलिए अभी आंसू बहाकर मैं पश्चाताप करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती, काम्या ने फिर से रोते हुए विकी को जवाब दिया। कि क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? विकी ने फिर एक बार काम्या से सवाल किया। मुझे लगता है हम लोगों ने आज तक जो भी अर्जुन के साथ किया वो अच्छा नहीं किया विकी, काम्या ने कहा, जो कि एक जगह किसी पत्थर की तरह इस तरह स्थिर है कि अब बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसकी बॉडी कोई हलचल तक नहीं कर रही है। अरे ये क्या काम्या, जो हुआ उसे भूल जाओ, अर्जुन के जाने का दुख सभी को है, पर क्या करें, हमारे कुछ कहने और करने से वो वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? और हां, कॉलेज में ये सब कॉमन है, थोड़ी बहुत तो नोकझोंक तो चलती रहती है ना, इसलिए अर्जुन को लेकर तुम अभी ज्यादा मत सोचो। अगर तुम इस तरह ज्यादा उसके बारे में सोचती रही तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और ऐसे में हर वक्त तुम्हें बस अपनी ही गलती नजर आएगी, जो कि तुमने कभी भी नहीं की है, विकी काम्या को समझाते हुए बोला। जिसे कल तक हम लोग परेशान किया करते थे वो आज हमारे बीच नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? कैसे विकी? क्या तुम भूल गए विकी, जब तुम इसे बार बार परेशान किया करते थे तो मैं हर बार तुम्हारा साथ देती थी। ये जानकर भी कि तुम गलत हो, मैंने हर बार अर्जुन के खिलाफ जाकर दोस्ती के खातिर
सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। अर्जुन के जाने पर आज मुझे खुद इस बात का पछतावा हो रहा है कि उस वक्त अगर मैंने तुम्हारा साथ ना देकर अर्जुन का साथ दिया होता तो मैं अपनी आगे की जिंदगी घुट घुट कर नहीं जीती। काम्या ने विकी से कहा। ओहो काम्या, तुम भी ना, क्या सारी जिंदगी तुम इन्हीं बातों को लेकर घुट घुट कर जीती रहोगी या अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचोगी? विकी ने काम्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिसके जवाब में काम्या ने झटके से विकी का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। यह क्या बचपना है विकी? अर्जुन समंदर में गिर चुका है और तुम हो कि तुम्हें अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं है। आज मुझे पता चला विकी कि तुम इंसान नहीं पत्थर हो जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। काम्या ने विकी से कहा। तुम्हें पता भी है काम्या कि तुम ये क्या कह रही हो? मुझे पत्थर दिल कह रही हो? मैंने हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखा और तुम हो कि, विकी ने कहा। उसकी इस बात से काम्या चिढ़ गई और वहां से जाने लगी। एक तरफ काम्या बुरी तरह से परेशान हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया का भी यही हाल है, जो कि अभी अपनी दोस्त अंकिता के साथ है। मैं मानती हूं प्रिया कि अब अर्जुन हम लोगों को छोड़कर जा चुका है, जिसके जाने का दुख हम सभी को है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सब कुछ याद कर तुम इस तरह आंसू बहाती फिरो, अंकिता ने प्रिया से कहा। अंकिता ने अपने दोस्त से यह तो कह दिया, लेकिन शायद अंकिता भी इस बात को नहीं जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से उसकी दोस्त प्रिया अर्जुन को चाहने लगी थी। इसलिए अर्जुन के जाने से आज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है। मेरे पास तेरी बातों का कोई जवाब नहीं है और इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं और क्या नहीं, प्रिया ने भरे गले से जवाब दिया। प्रिया की बातों से यह साफ साफ जाहिर हो रहा था कि हो न हो यह अर्जुन के लिए प्रिया की चाहत थी जो आज अधूरी रह गई, जिसे देखकर अंकिता यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अर्जुन ही उसकी दोस्त प्रिया का पहला प्यार था जिसे वो हासिल न कर सकी। यह सब कुछ अच्छी तरह समझकर अंकिता ने भी प्रिया से कुछ नहीं कहा और इसलिए उसने अपनी दोस्त को अभी उसी के हाल में छोड़ दिया और प्रिया से काफी दूर आने के बाद खुद से कहा, अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अर्जुन अब आने वाला है नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह बात प्रिया को कैसे समझाऊं। एक तरफ अंकिता प्रिया को लेकर परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ अभी अभिषेक चेन्नई के उसी होटल में किसी वेटर से बात कर रहा है। तभी अचानक अभिषेक ने वेटर से बात करते करते ठीक उसके पीठ पीछे सामने दीवार पर टंगी दीवार घड़ी में देखा कि वहां पर 11:31 हो चुके हैं। अभिषेक दीवार घड़ी को कुछ देर देख रहा था। तभी अचानक घड़ी में हलचल होना शुरू हुआ और अचानक घड़ी में दरारें आने लगी। कुछ ही पलों में वो किसी कांच की तरह टूटकर नीचे फर्श पर गिर गई। अभिषेक हैरान था। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे क्या यहां पर भूकंप आया है क्या? ये सारी चीजें ऐसे हिल क्यों रही है? अभिषेक ने हैरान होते हुए पूछा। वो आगे कुछ समझ पाता उससे पहले एक और चीज चारों तरफ घटती है। होटल के उस मेन हॉल में तमाम चीजें धीरे धीरे नीचे फर्श पर गिरने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे होटल का नजारा बदलने लगता है। जिस वेटर से अभी तक अभिषेक बातें कर रहा था अब वो उसे नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक अभी कुछ समझ पाता और आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वो देखता है कि अचानक वहां चारों तरफ पानी भर चुका है। अचानक अभिषेक उस पानी में धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई नीचे से अपनी ओर खींच रहा है। अभिषेक आवाज लगाने की कोशिश तो काफी करता है लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। साथ ही उसे अभी यह लग रहा है कि उसका गला जैसे किसी ने दबा लिया है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और ये मेरा गला किसने दबा रखा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अभिषेक परेशान होते हुए कहता है। अब पानी उसके सर के ऊपर पहुंच चुका है और आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां अभी तक अभिषेक होटल में कुछ वेटर के सामने मौजूद था वहां अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और उस गहरे पानी के इस नजारे के बीच हल्की सी दूधिया रोशनी भी है। जिस दूधिया रोशनी के बीच उसे वहां कुछ समुद्री जीव दिखाई देते हैं और तभी उसे अचानक अपनी ओर आती हुई एक शार्क दिखाई देती है। लेकिन शार्क उसके पास आकर वापस
दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाती है और इस तरह इस बार शार्क से उसकी जान बच जाती है, जो उसे निगल भी सकती थी। मैं अचानक समुद्र के बीचों बीच कैसे पहुंच गया? और ताज्जुब की बात तो यह है कि मैं पानी में डूबने के बावजूद सांस कैसे ले पा रहा हूं? खुद से बातें करते हुए अभिषेक ने कहा। अभिषेक यही सब सोचकर हैरान था, तभी अचानक उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे पूरी तरह किसी गहरे सदमे में डाल दिया। अरे, तुम फिर आ गए। मुझे मालूम था तुम आओगे। मुझे बचाओ अभिषेक, मुझे बचाओ। अभिषेक को दूधिया रोशनी के बीच यह तेज आवाज सुनाई दी, जो अभिषेक से मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक उसकी सिर्फ परछाई ही अभिषेक को दिखाई दे रही है, जो कि उस दूधिया रोशनी के बीच समुद्र तल में दिख रही है। कौन है वहां? कौन है? अभिषेक उस दूधिया रोशनी की ओर देखकर घबराता हुआ बोला। मुझे बचाओ अभिषेक, मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरी मदद करो अभिषेक, मेरी मदद करो। आओ मेरे पास, मेरी मदद करो। उस अनजान आवाज ने फिर एक बार अभिषेक से मदद की गुहार लगाई। इस अनजान आवाज को सुनकर अभिषेक पूरी तरह डरा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बार खुद को समझाता है कि अगर उसे इस हकीकत को जानना है तो उसे वो करना होगा जो उसे करने को कहा गया है। यानी कि अभिषेक को अभी उस अनजान आवाज की मदद करनी होगी, जो उससे चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही है। अब अभिषेक ने खुद के दिल को समझा दिया है और अब वो धीरे धीरे उस अनजान आवाज की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही उस अनजान आवाज को सुनकर मदद के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही अभिषेक को पीछे से कोई पकड़ लेता है, जो कि उसे अपने आगोश में जकड़कर धीरे धीरे पीछे की ओर खींच रहा है, जिस वजह से उसका दम फिर एक बार घुटने लगता है। अभिषेक काफी छटपटाता है। वो अपने हाथ पैर तेजी से इधर उधर मारने लगता है, लेकिन वो खुद को उस अजीब ताकत की जकड़न से आजाद नहीं कर पाता। उसका हाथ अभी अभिषेक के गले में है। तभी इतने में उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। सर, क्या हुआ आपको? अभिषेक आंखें खोलता है और देखता है कि वो तो अभी उसी होटल में उस वेटर के सामने मौजूद है, जिससे अभी कुछ देर पहले तक वो बातें कर रहा था। क्या बात है सर? क्या हुआ आपको? घबराते हुए उस वेटर ने पूछा। अभिषेक बेहद डरा हुआ खुद के दिल को समझाते हुए कुछ देर रिलैक्स करता है और फिर से एक गहरी सांस लेते हुए उस वेटर से बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके माथे से पसीने की बरसात हो रही है। वो अपनी जेब से रुमाल निकालता है और अपने माथे का पसीना पोंछने लगता है। कि क्या बात है सर, आपके तो अभी काफी पसीना बह रहा है। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? वेटर ने फिर से अभिषेक से सवाल किया। हाँ, मैं ठीक हूं। ऐसा कहते ही अभिषेक तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। बड़ी अजीब बात है, रात को सोते हुए तो सभी सपना देखते हैं, लेकिन इस तरह खड़े खड़े सपना कौन देखता है भाई? एक मजाकिया अंदाज में वेटर खुद से बातें करते हुए कहता है। अभिषेक अपने कमरे में पहुंच चुका है। वो कमरे में चारों तरफ चल रहा है और इस दृश्य के बारे में सोच रहा है। वो अचानक चलते चलते उस रूम में ठहरता है और दीवार पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसके हाथों में कुछ ब्लड भी निकल जाता है, क्योंकि आज उसे फिर से वही नजारा अपने आंखों के सामने दिखाई दिया जो बार बार तकलीफ पहुंचा रहा है उसे। वो तो वही जगह थी जहां मैंने आरुषि और अपने दोस्तों को भी खो दिया। आखिर बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार मुझे यही दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? परेशान अभिषेक खुद से बातें करते हुए कहता है। अब बस बहुत हुआ। समुद्र में उतरे बगैर समुद्र की गहराई को मापना असंभव है। इसी प्रकार अगर मैं इस रात से पर्दा उठाना चाहता हूं तो मुझे अभी और इसी वक्त वहां पहुंचना होगा। गुस्साया अभिषेक खुद से बातें करते हुए कहता है और अचानक रातों रात उस जगह जाने का डिसीजन ले लेता है जो उसे बार बार नजर आ रही है। क्या अभिषेक का यह फैसला उस पर भारी पड़ जाएगा या फिर कुछ अनोखा होगा? अभिषेक का यह डिसीजन उसके लिए कितना घातक साबित होगा, यह तो वक्त ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन बावजूद इसके अभिषेक ने
इंडियन ओशन में मौजूद उस जगह जाने का अचानक फैसला कर लिया जहां उसने अपने प्यार आरुषि समेत अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने पिता और दादाजी को भी खोया था। अभिषेक घड़ी में टाइम देखता है जिसमें रात के 12 बज चुके हैं। क्या इतनी रात को मेरा यहां रिस्क लेना सही है? अगर मेरा ऐसा करने से मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगा? अभिषेक ने खुद से बातें करते हुए कहा। इस दौरान वो काफी टेंशन में दिखा। अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगा, मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। अभिषेक ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा अतीत उस स्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर मैंने आज ये रिस्क नहीं लिया तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वो राज हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए राज ही रह जाएगा। ऐसा कहते हुए अभिषेक ने खुद को समझाया और होटल के उस रूम से बाहर आ गया। होटल के हॉल में आकर अभिषेक ने देखा कि वेटर अपने मैनेजर के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा है और वो दोनों अभिषेक को अपनी अजीब सी नजरों से घूरे जा रहे हैं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो अभी तक अभिषेक के बारे में ही बातें कर रहे थे। क्या बात है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? एक तेज आवाज में अभिषेक ने उन दोनों से बोला। अभिषेक के ऐसा कहते ही होटल का मैनेजर और वेटर दोनों घबरा गए। कुछ नहीं सर, हम तो बस ये देख रहे थे कि आप इतनी रात को तैयार होकर कहां जा रहे हैं, होटल के मैनेजर ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। आप लोग मेरे बारे में कुछ कह रहे थे ना अभी तक, और जैसे ही मैं यहां आया आप लोग शांत हो गए। क्या बात है, क्या बात कर रहे थे आप लोग मेरे बारे में? फिर से एक तेज आवाज में अभिषेक उन पर चिल्लाया। अरे सर, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं, यकीन मानिए हम आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। होटल का मैनेजर इस बार थोड़ा सकपकाते हुए बोला। मैनेजर के जवाब पर फिर से अभिषेक ने एक नजर उसको गुस्से से देखा। सर प्लीज आप गुस्सा मत होइए, वो क्या है ना, आगे उस वक्त हमें लगा कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से हम आपको लेकर थोड़ा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि अगर, इतना कहते ही मैनेजर रुक गया, क्योंकि अगर तुम्हारे इस होटल में मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे इस होटल की रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी, यही कहना चाहते हो ना तुम? अभिषेक ने मैनेजर की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ लेकिन मैनेजर बातों को टालने लगा। चिंता मत करिए मैनेजर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी वजह से आपको और आपके इस होटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अभिषेक ने कहा, और ऐसा कहते हुए वो होटल से बाहर निकल गया। अब रात के 1:30 बज चुके हैं। लहरों को चीरते हुए अभिषेक एक प्राइवेट शिप में सवार होकर समंदर में जा रहा है। यह शिप काफी छोटा है, जिसके अंदर कुछ ही लोग सवार हो सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके अंदर अभी अकेला अभिषेक ही है, क्योंकि अभी जिस काम के लिए अभिषेक निकला है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसका अकेला जाना ही बेहतर है। मैंने आज आपसे झूठ बोला मां, क्योंकि इस बार जिस मिशन पर मैं निकला हूं उससे पूरा करने में शायद अब मेरी जान भी जा सकती है, अभिषेक खुद से बातें करते हुए बोला। वो अभी अपनी मां को याद कर रहा है। मां को याद करते ही उसे वो बात याद आ रही है जब उसने अपनी मां से झूठ बोला था कि वो अपने कॉलेज की तरफ से किसी इंपॉर्टेंट रिसर्च के लिए चेन्नई जा रहा है, जिसका पछतावा उसे अभी तक है। अपनी मां को याद करते करते उसे अचानक अपनी बहन की याद आ रही है, जिसके साथ ज्यादातर उसकी लड़ाई होती रहती है, लेकिन उसकी बहन सुरभि उससे बहुत प्यार करती है। तो वहीं भाई अभिषेक अपनी बहन सुरभि का खुद से ज्यादा ख्याल रखता है। तुम मुझसे बहुत लड़ाई करती है ना, और मैं भी तुझसे अक्सर झगड़ते रहता हूं, लेकिन मेरी बहन, मुझे यह भी मालूम है कि तू मेरा खुद से ज्यादा ख्याल रखती है। मेरी गलती होने पर भी मेरे लिए अक्सर मां और पापा से लड़ जाया करती है। अगर मैं आज ये दुनिया छोड़कर चला गया तो मेरे बाद मेरी मां का ख्याल अब तुझे ही रखना होगा, खुद से बातें करते हुए अभिषेक ने कहा, और वो पूरी तरह इमोशनल हो गया। साथ ही चंद ही सेकंड के अंदर उसकी आंखें भर आई। अभिषेक अभी अपने इसी ख्यालों में खोया हुआ था, तभी अचानक उसकी शिप में कुछ हलचल होने लगती है।
वो एकाएक हिलने लगती है, जिसका कारण समुद्र की लहरों का तेजी से उफान मारना है, जिसका पानी अभिषेक के शिप के ऊपर जाकर अभिषेक के ऊपर गिर रहा है। अब लगता है समंदर में अब वही तूफान आने वाला है जो 31 दिसंबर की रात को आया था, जब मैंने उस रात अपने प्यार आरुषि को इस समंदर के गहरे पानी में समाते हुए देखा था। शायद आज मैं उसी जगह पर पहुंच चुका हूं। कहीं ये वही जगह ज़ेवितियार घर तो नहीं, जिसने मेरे पिता और दादा समेत मेरे दोस्तों को भी निगल लिया था। खुद से बातें करते हुए फिर एक बार अभिषेक बोला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं है, क्योंकि इस बार वो अच्छी तरह जानता है कि जिस मिशन में वो निकला है उसमें उसे मौत भी आ सकती है। अब जब अभिषेक को पता है कि किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है, तो उसके चेहरे पर डर भी नहीं है। तेज उफनती लहरों के बीच अभिषेक शिप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक लहरों का उफान और तेज हो जाता है। तेज हवाओं का चलना हर एक बीतते सेकंड के साथ बददस्तूर जारी है, जो कि पानी का एक विकराल रूप तैयार कर रहा है, जो किसी भी वस्तु को अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है। अभिषेक शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार अब पानी के उस गोल तूफान के बीच खींचा चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभिषेक के शिप को कोई पावर अपनी तरफ खींच रही है। ये देखने में किसी चक्रवात की तरह है। अभिषेक अभी छटपटा रहा है। वो अपनी शिप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कई कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हो रहा। आखिरकार समंदर के इस विकराल रूप और अभिषेक के बीच कुछ देर चले इस संघर्ष में जीत आखिरकार समंदर की हुई। समुंदर के गोल चक्रवात ने अभिषेक समेत उसके शिप को अपने अंदर जकड़ लिया। अभिषेक चिल्लाता रहा, खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैर छटपटाता रहा, लेकिन जब आज उसने मौत को इतने करीब से देखा तो वो भी उसके आगे हार गया। अपने शिप समेत वो इस खतरनाक समंदर के अंदर समा गया। तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर कुछ घंटे बाद उनका शिप चेन्नई पहुंचने वाला है, लेकिन शिप में मौजूद सभी स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट अर्जुन के अचानक रातों रात गायब होने से लापता हो गई है, क्योंकि अब सभी लोगों को लग रहा है कि अर्जुन इस दुनिया से जा चुका है, जिसका अफसोस काम्या और प्रिया को सबसे ज्यादा है। एक तरफ काम्या को इस बात का पछतावा है कि उसने अर्जुन को कई बार परेशान किया है। उसने हर बार उसके खिलाफ जाकर गलत का साथ दिया था, जिसका उसे अफसोस है, लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस उसे इस बात का है कि वो अपनी गलती पर अर्जुन से माफी भी नहीं मांग पाई। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अर्जुन को चाहने लगी थी, लेकिन अब जब अर्जुन इस दुनिया से जा चुका है तो प्रिया की चाहत भी अधूरी रहेगी। क्या बात है प्रिया, तो अभी तक सोई नहीं? प्रिया की दोस्त अंकिता ने प्रिया की हालत देखकर कहा, क्योंकि प्रिया अभी भी अर्जुन के बारे में सोचकर इतनी रात को भी जगी रही। मुझे नींद नहीं आ रही है, प्रिया ने थकी हारी हालत में जवाब दिया। मैं जानती हूं प्रिया कि तू अंदर ही अंदर अर्जुन को चाहने लगी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसने तेरी यह चाहत पूरी नहीं होने दी, अंकिता ने अपनी दोस्त प्रिया से कहा, जिसके जवाब में प्रिया अपनी दोस्त अंकिता को घूर कर देखने लगी। तू सच कहती अंकिता, मैं वाकई में अर्जुन को चाहने लगी थी और अभी भी मेरा दिल कहता है कि अर्जुन जिंदा है, प्रिया ने कहा, और अगले ही पल वो फिर से रोने लगी। अरे प्रिया, तुझे क्या हो गया? जो चला गया उसे अब जाने दे, तेरे यूं रोने से वो वापस थोड़े आएगा। और वैसे भी तुझे अर्जुन से प्यार कब हुआ? यूं ही कुछ 1-2 दिन में? इन 1-2 दिनों में तुझे ऐसा क्या नजर आ गया था उसमें जो तुझे उससे प्यार हो गया? क्योंकि पहले तो तू उससे ज्यादा बात ही नहीं करती थी, फिर अचानक उसके लिए इतना प्यार, ये सब क्या है प्रिया? अंकिता ने अपनी दोस्त प्रिया से सवाल किया। इन बीते कुछ दिनों में शायद तू नहीं जानती अंकिता कि मैंने अर्जुन की आंखों में क्या देखा। मैंने उसकी आंखों में वो अच्छाई देखी जो लाखों में किसी एक के अंदर होती है। खुद के अधिकार को हासिल करने की वो जिद इन बीते दिनों में मैंने उसके अंदर देखी। अचानक उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसका जन्म इस दुनिया में
कुछ अलग हासिल करने के लिए हुआ है, और उसकी यही सभी खूबियों ने मुझे उसकी ओर अट्रैक्ट कर दिया। प्रिया ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो वाकई में अर्जुन के लिए तेरा प्यार सच्चा है, लेकिन अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता, अंकिता प्रिया को समझाते हुए बोली। जवाब में प्रिया ने भी रोते हुए हां में अपना सिर हिलाया। समुंदर के अंदर कई हजार किलोमीटर की गहराई में इंसानी सभ्यता से हटकर एक ऐसी सभ्यता निवास कर रही है जिसका संपर्क इंसानों से कोसों दूर तक दिखाई नहीं देता। मानव सभ्यता से परे इस सभ्यता में अलग तरह के जलीय जीव निवास करते हैं, जिनमें से कुछ जीव इंसानों जैसे भी हैं, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो इस सभ्यता को इंसानी सभ्यता की तरह बनाती है। जैसे एक बड़े एरिया में फैला उनका साम्राज्य, जहां इंसानों की तरह राजा, प्रजा, नगर और नगर की एक निश्चित सीमा है। इस साम्राज्य में अभी सुबह का वक्त है। एक बड़े से राजमहल के दरबार में कुछ अजीब से लेकिन थोड़ा बहुत इंसानों जैसे दिखाई देने वाले जीव शहनाई तो कुछ ढोल नगाड़े बजाकर किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। यह बड़ा आलीशान राजमहल देखने में काफी खूबसूरत है। राजमहल के अंदर एक राज सिंहासन लगा हुआ है। इस राज सिंहासन के थोड़ा नीचे बाकी राज्य के मुख्य पदाधिकारियों के बैठने के लिए उनके पद अनुसार बाकी छोटे छोटे सिंहासन लगे हुए हैं। अपने अपने सिंहासनों के पास अभी कुछ पदाधिकारी भी खड़े हैं, कोई बैठा नहीं है। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये अपने सम्राट के आने का इंतजार कर रहे हैं। बात अगर राजमहल की डिजाइन की करें तो यह डिजाइन नॉर्मल डिजाइन से थोड़ा हटकर है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के बाहर एक बड़ी संख्या में सैनिक दल खड़ा है, जिनकी एक जैसी वेशभूषा और उन सभी सैनिकों के हाथों पर एक बड़ा सा भाला दिखाई दे रहा है। इन सैनिकों के ठीक सामने इनका एक सेनापति खड़ा है, जो फिलहाल अपने हाथ से एक अजीब सा इशारा सैनिकों को कर रहा है। अपने सेनापति का इशारा पाते ही ये सभी सैनिक एक तेज आवाज में चिल्लाने लगते हैं, और इसके साथ ये सभी अपना अलग अलग भाला जमीन पर एक साथ पटकने लगते हैं। खैर, इन सभी बातों के बीच राजमहल के मुख्य द्वार से एक अजीब लेकिन थोड़ा बहुत इंसानों जैसा दिखने वाला जीव सबके सामने आता है। इस अजीब से जीव का आकार बाकी जीवों की तुलना में थोड़ा बड़ा है। इसके साथ ही उसके सिर पर एक ताज भी है। इस ताज से पता चलता है कि ये इन सभी का राजा है। अपनी मदमस्त चाल में चलता हुआ वो तेजी से राजमहल के अंदर प्रवेश करता है। तेज बजते बाजे नगाड़ों के बीच बहुत से जीव उस राजा के नाम का जय जयकार लगा रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे जयकारे अन्य जीव सम्राट के आगमन पर लगा रहे हैं। बहरहाल इन जीवों का सम्राट आकर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। सम्राट के राज सिंहासन पर विराजमान होते ही बाकी सभी पदाधिकारी भी अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सम्राट महामंत्री को अपने हाथ से इशारा करता है। सम्राट का इशारा पाते ही दरबार में आज की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कुछ देर तक सम्राट और बाकी मंत्रियों के बीच किसी विषय पर चर्चा की जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ सैनिकों के द्वारा बंदी बनाया गया एक जीव दरबार में लाया जाता है। इस बंदी बनाए गए जीव पर लगाया गया जुर्म साबित कर दिया जाता है, और फिर इसे सम्राट द्वारा सजा सुनाई जाती है। यह बंदी बनाया गया जीव सम्राट के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन सम्राट उसकी एक नहीं सुनता और उसे सजाए मौत दे देता है। पूरे नगर में सम्राट अपने कठोर निष्पक्ष निर्णय और अपनी दरियादिली के लिए काफी मशहूर है। आज इस बंदी बनाए जीव को मौत की सजा देना उनके कठोर निष्पक्ष निर्णय लेने की एक झलक मात्र है।